हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूरा करने वाले हैं। एग्जाम में 10th क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये मेरी गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इस वीडियो के देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक इफेक्ट्स है तो नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेट के इफेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि सर ये मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेट मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस। जो आयरन और आयरन से रिलेटेड सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस चीज को क्या कहा जाता है, मैग्नेट कहा जाता है। आगे, एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। कैसे बिहेव करती हैं? तो देखिए, बहुत पहले एक साइंटिस्ट था, ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट। तो उसने क्या किया, वो अपना लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके पास एक सर्किट था। मान लो ये एमीटर हो गया, ये कोई सर्किट है भाई, यहां से करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। अब ये करंट गया, यहां पर मैंने की लगा दी एक, ठीक है भाई। अब ये करंट यहां से फ्लो हो रहा था, मतलब टेबल पर एक सर्किट रखा है और साइड में एक कंपास नीडल रखी थी। साइड में क्या रखी थी? कंपास नीडल। तो जैसे ही की ऑन की स्विच ऑन किया तो ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई। तो साइंटिस्ट सोचने लगा ये कैसे डिफ्लेक्ट हुई। फिर उसने स्विच को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। वो अगेन डिफ्लेक्ट हुई, अगेन डिफ्लेक्ट हुई उल्टी डायरेक्शन में। फिर उसने ऑन किया, फिर डिफ्लेक्ट हुई, ऑफ किया, फिर डिफ्लेक्ट हुई। तो उसने क्या पाया कि जब भी करंट में चेंज हो रहा है, एक नीडल जो है वो क्या हो रही है आपकी, डिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कि करंट का और मैग्नेट का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो इसने इस चीज को और बारीकी से देखा और एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होता है तो उस वायर के अराउंड, उस वायर के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे पता चला कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, मान लो आपने देखा होगा जो ट्रक है, ट्रक के पीछे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं लोहे के। तो जो एक आयरन के कंटेनर है, इनको कैसे उठाकर पानी के जहाज में रखा जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आती है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिव होगी तो ये कंटेनर उससे चिपक जाएगा, ये उसको उठा के वहां रख देगा। यानी कि फिजिकली हमें इस चीज को बांधने की जरूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम बड़े बड़े कंटेनर्स को इधर उधर रख सकते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि करंट देने से अगर कोई मैग्नेट एक्टिव होती है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। और जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पानी वाली मोटर, वो भी आपका किसके ऊपर काम करती है, इसी के ऊपर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है भाई। वही डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल की ऑर्स्टेड ने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर कंपास नीडल क्या हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी, डिफ्लेक्ट हुई थी। तो इनके बीच कनेक्शन पता चला था। अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट की कुछ एक प्रॉपर्टीज, वही हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। हर एक मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो। एक नॉर्थ और एक साउथ। एक नॉर्थ पोल होता है और एक आपका साउथ पोल होता है। अगर मैं इस मैग्नेट को बीच से कट कर दूं तो दो मैग्नेट बन जाएंगे। तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो ये कौन सा बन जाएगा, साउथ, और ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ। यानी कि अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता मैग्नेट का, डायपोल आपका एग्जिस्ट करता है, दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो मैग्नेट के कितने भी पीस कर लो, मैग्नेट के कितने भी पीस कर लो, आपका क्या रहेगा, हमेशा दोनों पोल्स ही रहेंगे उसके अंदर। वही लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था 8th 9th क्लास में, कि जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, वो रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। साउथ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और नॉर्थ और साउथ
एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो वही जो आपके लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल हैं, वो तो रिपेल करते हैं, और जो अलग अलग पोल्स हैं वो क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट। नेक्स्ट है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विच इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। वही कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है, मैंने एक धागे से बांधी और टांग दी भाई। अब मैंने ये यहां पर टांग दी दीवार पे या छत पे, मैंने एक धागे से बांध के मैग्नेट को टांग दिया। तो जैसे अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल होता है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है, मैंने इसको धागे से बांधा और लटका दिया, तो ये हमेशा किस पोजीशन में आके रुकेगा, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकेगा। किस डायरेक्शन में आके रुकेगा, आपका नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुकेगा। अगर इस डायरेक्शन में रुके तो वो क्या है, मैग्नेट है। तो वही अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा अपने आप को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, उधर नॉर्थ पोल, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। पहली बात तो हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। मान लो ये आपके पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, यहां पर मैंने एक पॉइंट बना लिया, यहां पे मैंने क्या किया, कंपास नीडल रखी। तो कंपास नीडल जहां पर पॉइंट आउट करे, जहां पर एरो हो, वहां पर एक डॉट और बना लो, फिर एक कंपास नीडल और रख दो, तो जहां पर अब ये पॉइंट आउट करे वहां पर एक डॉट और बना लो, ऐसे ही फिर आगे इसको रख दो, जहां पर ये पॉइंट आउट करे वहां पर एक डॉट बना लो। तो ऐसे डॉट बनाते 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 इसकी क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे ही तो होती है ना भाई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। आगे है फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम। जो फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहां जाती है, साउथ की तरफ। जो आपकी फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ से स्टार्ट होंगी और कहां जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये कैसी कर्व होती हैं, आपकी क्लोज कर्व होती हैं। कैसे कर्व होती हैं, क्लोज कर्व। और अगर मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन पूछी जाए तो साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये फील्ड लाइंस आपकी एक दूसरे के क्लोज होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आसपास होती हैं। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि कोई भी तो फील्ड लाइन है ना, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये तो मैंने वैसे ड्रॉ कर रखा है। मान लो कोई भी तो फील्ड लाइंस हैं, वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। कट क्यों नहीं करती, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो उससे मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन निकल जाएगी। तो आपको पता होगा कि एक सर्कल पर, मान लो आपने मैथ में पढ़ा था कि एक सर्कल है अपने पास, एक सर्कल है तो एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकता है। एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तो यहां भी सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। एक टेंजेंट ड्रॉ होगा तो एक ही डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन होगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी मतलब कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। रीजन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। व्हाई टू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। कि एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, और एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तो एक ही डायरेक्शन हो सकती है। और अगर एक ही डायरेक्शन हो सकती है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ मैग्नेट। ये मैंने आपको बताया कि इनसाइड अ मैग्नेट क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। क्या होती है भाई, साउथ टू नॉर्थ होती है। आगे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस फील्ड लाइंस। वही कि अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये फील्ड लाइन कितनी कितनी क्लोज है। अगर ज्यादा क्लोज है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर कम क्लोज है तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी यहां पर, कम होगी। हो जाएगा भाई। आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। अगर मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मुझे उसकी क्या निकालनी है या क्या ड्रॉ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ड्रॉ हो सकते हैं। वही, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से कहां चलेगी, साउथ की तरफ। नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ की तरफ एंटर करती है। ठीक है, यही वही ड्रॉ कर रखी है, इसने इधर साउथ ले रखा है, इधर नॉर्थ ले रखा है, लेकिन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही ड्रॉ होंगी। तो आपका एग्जाम में ड्रॉ करना भी आ सकता है, तो आप पेंसिल स्केल जरूर लेकर जाएं, अपनी पूरी ज्योमेट्री किट लेकर जाएं। एग्जाम में ये ना हो वहां पर पेंसिल ड्रॉ कर रहे हो विदाउट स्केल, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता, तो इसलिए आपको पेंसिल और स्केल का यूज करना है। अब राइट हैंड थंब रूल, सर ये क्या चीज है? तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है, अगर मान लो कोई भी कंडक्टर है और उसमें से करंट पास हो रहा है, मुझे उसकी क्या निकालनी है, करंट की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कैसे हम हमारा जो राइट हैंड है इससे निकाल सकते हैं। मान लो ये एक वायर है और करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब लो, उस डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब लेके आएंगे अगर हम, तो जो हमारी फिंगर्स हैं, जैसे ये थंब हो गया, तो ये फिंगर्स ऐसे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो फिंगर्स हैं वो हमारी डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो आपके डायरेक्शन बताएंगे किस चीज की, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, ये वायर है, तो हमारा थंब करंट के डायरेक्शन में होगा, तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऐसे ही ये भाई करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट हैंड का थंब इसी डायरेक्शन में, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगी भाई, क्लॉकवाइज। तो वही, इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो थंब है वो किस चीज की डायरेक्शन बता रहा है, करंट की। Then the fingers wrapped around the conductor give the direction of magnetic field. तो जो फिंगर्स हैं वो किसके डायरेक्शन देंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देंगे। हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, अभी हमने क्या किया था, मैग्नेट की निकाली थी, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो वही इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये है भाई, ये एक आपके पास कंडक्टर था, वही एक रियोस्टेट यहां पर लगा दिया, एमीटर, तो यहां से करंट जाएगा, ये आपकी की हो गई, ये रियोस्टेट हो गया, या वेरिएबल रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भाई। अब यहां से यूं करंट जा रहे हैं, तो राइट हैंड की डायरेक्शन यूं, तो फील्ड आपकी कैसे जाएंगी, क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से। वही इनकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ये अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। तो वही पहला पॉइंट कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, कंडक्टर के पास सर्कल क्लोजर होंगे और जितना दूर जाएंगे वो दूर दूर होते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम, तो ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर मान लो ये हमारा कंडक्टर है तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अगर करंट की वैल्यू ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। हो जाएगा भाई ये भी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। इससे पहले हमने स्ट्रेट कंडक्टर का पढ़ा था, अब हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। भैया एक सर्कुलर लूप हो गया।
अब अगर इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, तो इसकी मुझे अगर निकालनी है क्या डायरेक्शन, तो यहां पर सर्कल्स, यहां पर भी क्या सर्कल्स, यहां पर ऐसे और बीच में स्ट्रेट लाइन, ये आपकी क्या रहेगी डायरेक्शन रहेगी। वही ये इधर की तरफ और ये आपकी इधर की तरफ। तो ये आपकी अगर कोई सर्कुलर लूप में वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो गई बिल्कुल ऐसे ही। तो वही इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी कैसे निकाल सकते हैं हम या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर। कैसे, हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाकर हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। मान लो ये यहाँ पर, यहां से मैंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर सर्कल्स क्लोजर होंगे और जितना ज्यादा दूर जाएंगे सर्कल जो है बिगर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट would give rise to magnetic field appearing as straight line at center of the loop। और लूप के सेंटर में, ये जो लूप है इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमें कैसी दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, कि उसके अंदर जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या क्या फैक्टर्स इन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पीछे भी हमने क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, अगर करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, अगर डिस्टेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस कम। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करती है। अगर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, जैसे कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ये चीज भी क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है नेचर में, एडिटिव यानी कि ऐड होती रहती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, कि एक लूप की और दूसरे लूप की दोनों क्या होती जाती हैं, ऐड। आगे दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन, क्योंकि करंट की सेम डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है भाई, जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा तो इसकी फॉर्म में अगर कोई वायर है तो उसको सोलेनोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलेनोइड कहा जाता है। तो इस फॉर्म में अगर कोई वायर हमने अरेंज की तो उसको क्या कहा जाएगा, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है आपका, सोलेनोइड। अब यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी और यहां पर एक की हो गई, तो वही डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये मान लो आपका करंट इधर मूव कर रहा है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी ऐसे चलेंगी, तो ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी, एक सोलेनोइड की। तो ये सोलेनोइड है, ऐसे ही इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आगे देखिए, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form, कि सोलेनोइड क्या होता है, एक कॉइल जो आपकी सर्कुलर टर्न्स में होती है विद इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, जैसे एक बार मैग्नेट की होती है, बार मैग्नेट की भी तो हमने ऐसे ही ड्रॉ की थी, तो ऐसे ही इसकी भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइन, ये क्या होती है, यूनिफॉर्म होती हैं और पैरेलल लाइन से आपकी रिप्रेजेंट होती हैं, जैसे ये आपका दिखा रखा है। आगे आउटसाइड द सोलेनोइड डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द सोलेनोइड डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। जैसे आपकी एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ऐसे ही आपके एक सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं।
आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है जिसको हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी। सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज, तो इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसकी स्ट्रेंथ हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी। अगर ज्यादा करंट देंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा, और अगर कम करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या होगी, कम होगी। तो हम करंट की स्ट्रेंथ के साथ इसकी भी स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वही पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मैंने क्या कहा, इतने बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं उनको लिफ्ट कर लेते हैं, तो ये मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा कि ये मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट है, कैन बी डीमैग्नेटाइज, इनको डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इनकी स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, ज्यादा कम विद द वैल्यू ऑफ करंट। अगर करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, अगर करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी आपकी, कम। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स, इसकी पोलैरिटी चेंज की जा सकती है, यानी कि मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। नेक्स्ट, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और ये जनरली कैसी होती है नेचर में, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, इनको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट यहां पर लग जाएंगे, अब क्या इसका जो मैग्नेटिज्म है उसको खत्म किया जा सकता है, नहीं, तो इसको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ही स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती, भाई ज्यादा कम है इसको हम नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में कर सकते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका, पोलैरिटी भी रिवर्स नहीं हो सकती, ये भी नहीं कि मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज कर दिया, मैग्नेटाइज किया डीमैग्नेटाइज कर दिया। जनरली वीक मैग्नेट, और ये क्या होती है, काफी ज्यादा वीक। अब जैसे मैंने यहां पर ये लगाया, चिपक गया, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ जा सकता है, तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। नेक्स्ट, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, क्या एक्सर्ट होती है, फोर्स एक्सर्ट होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हुआ, अगर मैं इसके पास एक मैग्नेट लेकर आया, तो जो ये कंडक्टर है ये मूव करेगा, ये कंडक्टर है मूव करेगा। मूव कब करेगा, जब इस पर कोई फोर्स लग रही होगी तभी तो मूव कर सकता है। तो वही कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर में से करंट पास हुआ, तो अगर मैं उसके पास एक मैग्नेट लेकर आऊंगा तो वो कंडक्टर मूव करेगा, और मूव क्यों करेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट है, उसके पास में मैग्नेट लेकर आया, तो उसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगी और वो मूव करेगा। Andrew Mary Ampere suggested that the magnet also exert an equal and opposite force, कि मैग्नेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती हैं ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल, और जब 90 डिग्री पर एंगल है तो इसमें ज्यादा फोर्स लगेगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। ये आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, अब इसमें जो आपका थंब है, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर, अगर हम इनको स्ट्रेच करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पर, देखो ये 90 डिग्री, ये इसके साथ 90 डिग्री और ये इसके साथ 90 डिग्री, अगर हम इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं तो जो हमारा थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर मूव हुआ। और जो फर्स्ट फिंगर है वो हमें फील्ड की डायरेक्शन देगी, और जो सेंट्रल फिंगर है वो हमें करंट की डायरेक्शन देगी। तो इफ वी स्ट्रेच thumb, first finger or central finger of our left hand, then thumb gives us the direction of motion of the conductor, first finger gives us the direction of magnetic field lines, and central finger gives us the direction of current। हो जाएगा भाई,
ये आपका ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular, कि ये एक दूसरे के अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आपका जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की, मिडल फिंगर डायरेक्शन देता है करंट की, और जो थंब है वो डायरेक्शन देता है मोशन और फोर्स की। हार्ट एंड ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हमारा हार्ट है और ब्रेन है उनमें क्या होती है, सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। अब ये क्यों होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। मान लो कोई चीज, ये मान लो गर्म है बहुत ज्यादा, मैंने इसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही मैं इसको एकदम से हटा लूंगा, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो जो सिग्नल मैंने माइंड में भेजा, मतलब हाथ ने माइंड में भेजा और उसने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं इसको हटा लो, तो ये काफी ज्यादा फास्ट होता है, तो ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ही हो सकता है। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसलिए हमारा हार्ट और ब्रेन इन दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। नेक्स्ट एमआरआई, जो हम एमआरआई कराते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होती है फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो वही इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन, कि हमारे माइंड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको ऑब्टेन करके हम क्या कर सकते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। जैसे अगर किसी भी इंसान को ऑपरेशन कराना है या बीमारी पता करनी है तो हम क्या कहते हैं, या डॉक्टर क्या कहता है, भाई एमआरआई करा लो। तो एमआरआई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर ले, उस इंस्ट्रूमेंट को आपका क्या कहा जाएगा, गैल्वेनोमीटर कहा जाएगा। भाई जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है वो सिलेबस से कट है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, वही नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल होती है, ये आपके क्या है, स्प्लिट रिंग्स। अब ये आपकी एक बैटरी से कनेक्ट है। तो जैसे ही इसमें से करंट, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो करंट है, करंट गया किस में, कॉइल में, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इस पर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स लगने की वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये कॉइल आपके क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये कॉइल अगर आपकी रोटेट करना अगर स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, जैसे हमने स्विच ऑन किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो मोटर क्या, पानी ले आती है, तो पानी इसी के हेल्प से आता है। वही एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल, क्या, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कॉइल है वो बीच में होती है नॉर्थ और साउथ पोल के। आगे क्या कहा, वही द आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की जो AB और CD है वो हमेशा डायरेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू हाफ्स P and Q ऑफ स्प्लिट रिंग, जो इसके एंड हैं वो आपके स्प्लिट रिंग से कनेक्ट होते हैं। एक स्प्लिट रिंग क्या, P, और दूसरी क्या हो गई आपकी Q। नेक्स्ट है आपका द इनर साइड्स ऑफ दीज हाउस आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल, और ये किस पर, एक एक्सल पर, ये एक्सल है तो एक्सल पर अटैच होती हैं। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ P and Q टचेस टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस X and Y, और ये आपकी किससे कनेक्ट होती है, X and Y, और ये आपका आगे जाकर एक बैटरी से कनेक्ट होता है। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही हम की ऑन करेंगे, यहां से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो जैसे ही करंट जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड थी, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मतलब इंटरेक्ट करने से क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। यही सारी चीजें इसमें लिख रखी हैं, एक बार पढ़ लेना भाई। तो वही एक कॉम्यूटेटर होता है, तो कॉम्यूटेटर अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, मतलब करंट की डायरेक्शन को रोटेट कर दे, उसी को क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटर।
आर्मेचर, जो आपकी आयरन कोर थी रेक्टेंगुलर, उसको क्या आर्मेचर कहा जाता है। अब कमर्शियल यूज कहां कहां यूज होता है आपका, पहला है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि हमारी जो मोटर है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, जो कंडक्ट आपने देखा होगा कॉपर वायर के बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसके। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड, और एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसके ऊपर उस कॉपर वायर को वाउंड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। इस एक्टिविटी को रहने देना, सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखो लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ लिया, ऐसे ही राइट हैंड रूल, तो वही राइट हैंड के थंब को, फर्स्ट फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं 90 डिग्री पर, तो थंब मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, वही मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन बताता है। जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थर्ड है यानी कि सेंट्रल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है। किस करंट की डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस्ड करंट की। तो वही वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब कहां का यूज होता है, एक तो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है वहां पर यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जैसे एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर में डिफरेंस क्या होता है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और यहां पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उसमें आपकी क्या होती है, स्प्लिट रिंग्स, और इसमें क्या होती है, स्पिल रिंग्स मतलब स्लिप रिंग्स। इसमें पूरी गोल होती है, उसमें हाफ यानी कि कटी हुई होती है। तो वही एक कॉइल एबीसीडी नॉर्थ साउथ, यहां पर एक एक्सल जिसके ऊपर क्या लगे होती हैं आपकी दो रिंग्स लगे होती हैं। ये रिंग्स कौन सी होती हैं, स्लिप रिंग्स, और वही ब्रशेस से कनेक्ट होती हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और उस करंट को हम यहाँ गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें इसके बारे में लिख रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो करंट है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है एसी और एक डीसी। जो आपका क्या अल्टरनेट जाता है यूं, इसका पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेट करंट। क्या, अल्टरनेट करंट, यानी कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हाफ साइकिल से मिलके जो बनेगा ये आपका अल्टरनेट करंट एसी हो गया। और डीसी में आपका करंट ऐसे एक ही उसमें चलता है, नेगेटिव में नहीं जाता, तो ये आपका डायरेक्ट करंट और ये आपका अल्टरनेट करंट। तो वही अल्टरनेट करंट जो है, द करंट विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली, कि टाइम के साथ ये अपनी डायरेक्शन को कन्वर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है। नेक्स्ट, इंडिया में जो एसी है वो 1/100 सेकेंड रिवर्स करता है, यानी कि एक सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर अपने आप को रिवर्स कर लेता है। तो अगर टाइम पीरियड निकालें तो 1/50 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक हाफ ईयर साइकिल तो पूरा जो है एक पूरी वेव को बनने में कितना टाइम लगेगा, 1/50 सेकेंड। ऐसे ही अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो टाइम कितना आपका 1/50, 1/50 का 50 लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 50 हर्ट्ज। ये आपकी यहां पर क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी। एडवांटेज ऑफ एसी, एसी के एडवांटेज क्या है, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड, कि एसी को बहुत ज्यादा दूर से हम ट्रेवल करा सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी के लॉस के। जैसे कि आपका मान लो जहां पर डैम है वहां से बिजली बन रही है, तो वहां से यहां अगर बिजली आएगी, कितना दूर हो गया, 500,000 किलोमीटर तक चली जाती है। तो इतनी दूर से अगर बिजली आ रही है फिर भी लॉस काफी ज्यादा कम है, तो ये इसकी एडवांटेज है, यानी कि हम एसी को बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल करा सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एसी, डिसएडवांटेज क्या है, एसी कैन नॉट बी स्टोर, की इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जिस टाइम डैम में बिजली बन रही है उसी टाइम यहाँ पर डिलीवर होगी। ये नहीं कि अभी बना के स्टोर कर ली भाई, 1-2 साल की हमने पहले स्टोर कर ली कि आगे हम मतलब इसको भेजते रहेंगे, नहीं, ये आपकी लगातार चलती है, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। डीसी, द करंट विच डज नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन, जो आपकी मतलब डायरेक्शन को चेंज ना करें,
डीसी कैन बी स्टोर, डीसी को स्टोर किया जा सकता है। जो बैटरीज होती हैं कार में, बाइक में या घरों में जो बैटरी होती हैं उसमें डायरेक्ट करंट स्टोर होता है और यूपीएस उसको चेंज कर देता है मतलब डीसी से एसी में। सोर्सेज ऑफ डीसी वही सेल, बैटरी या स्टोरेज सेल्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारे घरों में जो सर्किट होते हैं वो आपके हमेशा एसी में होते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा 3 वायर होते हैं भाई, तो जो 3 वायर है आपकी, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है आपकी अर्थ वायर। लाइव वायर जिसमें से चार्ज का फ्लो होता है, न्यूट्रल वायर जो मतलब उसको कनेक्ट करती है, और थर्ड है अर्थ। अगर मान लो अप्लायंस में ज्यादा करंट आ गया तो ज्यादा करंट इससे अर्थ में चला जाएगा जिससे हमारा अप्लायंस खराब नहीं होगा। तो वही लाइव वायर पॉजिटिव विद मतलब जिसका कलर कैसा होता है, रेड कलर। न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक कलर का, आपने मतलब वायर ली हो तो 2 कलर होते हैं मैक्सिमम, रेड और ब्लैक। तो रेड कैसा होता है लाइव वायर का और ब्लैक कैसा होता है आपका न्यूट्रल वायर का। नेक्स्ट है आपका अर्थ वायर, जो कि आपकी ग्रीन कलर की होती है, जो अप्लायंसेस को बचाती हैं। तो वही द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया, कितना डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने पूछा था 2020 में कि इंडिया के जो डोमेस्टिक सर्किट हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या रहेगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है जो आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कैसे होती है, पोल, पोल से मेन सप्लाई, फिर फ्यूज, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, टू सेपरेट सर्किट्स। अब मान लो ये बाहर से वायर आई तो एक लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। ये आगे जाकर भाई ये फ्यूज में कनेक्ट होती हैं। फ्यूज क्या होता है, जो हमारे अप्लायंसेस को बचाता है। मान लो करंट ज्यादा आ गया तो ये जो फ्यूज वायर है यहाँ से क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो जाएगी तो करंट आगे घर में नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे अप्लायंसेस बच सकते हैं। तो ये फ्यूज इससे आगे आ गया, फिर आएगा मीटर में, मीटर में रीडिंग नोट होती रहेगी। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन एमसी बॉक्स होता है ना, तो अलग अलग मतलब रूम के अलग अलग एमसी बॉक्स होते हैं तो उसमें आ जाएगा, और फिर हमारे सर्किट्स में। और जो अर्थ वाली वायर है वो हर एक सर्किट में और फिर अर्थ में चली जाती है कि अगर ज्यादा करंट आए तो वो उसमें हो जाएगा। जैसे आपकी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कूलर हो गया, एसी हो गया, या फिर और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनमें आपके 3 स्विच होते हैं, मतलब 3 प्लग होते हैं स्विच में, तो वो आपका एक अर्थ वायर के लिए होता है। वही अर्थ वायर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक करंट से बचाता है इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, अगर कहीं से करंट लीक हो रहा है तो। स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस इट प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, कि अगर करंट लीकेज हो रहा है तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ इसको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपका, भाई 2 वायर हैं, मान लो ये 2 वायर हैं और ये आपस में कहीं रास्ते में मिल जाएं, मान लो ये वायर कट लग गया इन पे और ये दोनों मिल गई, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर, जब ये दोनों वायर मिल जाएं तो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स स्लो, रेजिस्टेंस स्लो हो जाता है, तो विच कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग, जिससे ओवरलोड हो जाता है। तो ओवरलोड क्या होता है, आपने देखा होगा एक स्विच है उसमें बहुत सारी चीजें मतलब जोड़ रखी हैं, तो वहां से जो बिजली आ रही है वो हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, यानी कि वायर हल्की है लेकिन उससे हम निकाल ज्यादा रहे हैं, तो वो आपका ओवरलोडिंग में कंसीडर होगा। तो व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, की कंडक्टर में जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट निकाल लेना, उसको ओवरलोडिंग कहा जाता है। कॉज क्या है, एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, या तो एकदम से वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए, या फिर यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, की एक ही सॉकेट में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस के वायर्स लगा दिए तो इससे आपकी ओवरलोडिंग हो सकती है। सेफ्टी डिवाइसेस मैंने वही बताया, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, फ्यूज की जो वायर है वो आपकी मेल्ट हो जाती है ताकि करंट की सप्लाई आगे ना पहुंच पाए। अर्थ वायर, अर्थ वायर भी हमें प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से, अगर ज्यादा करंट आएगा तो वो आपका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट एमसीबी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो एमसीबी बॉक्स लगे होते हैं आपके, एमसीबी बॉक्स लगे होते हैं वो, यानी कि अगर रूम है, मान लो कहीं भी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट का मामला है तो ये एमसी गिर जाती है ताकि करंट की सप्लाई आगे ना पहुंच पाए और हमारी वायरिंग सेफ रहे।
तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको मतलब क्या क्या, अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव